हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं रिवीजन लेक्चर 2 ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 30 तक हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक अच्छा सा प्रॉब्लम है जो कि जेई 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इज आर। तो यहाँ पे एक तो ये इन्होंने सार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, इसको चाहो अगर प्रॉब्लम को करना चाहो तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हो इन द फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे C। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। इसको आप चाहो तो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो और इजीली विजुअलाइज कर सकते हो उस केस में। ठीक है, या आप जो है इसको रोटेट करा दो और रोटेट करा के इसको चेंजेस करके देख लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ CH3। ठीक है, थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दो, हाइड्रोजन ऐसे इसको रोटेट करा दिया जाए तो जो है CH3 नीचे आएगा, और ये अगर मैं रोटेट करा के ले जाऊं तो क्लोरीन इस साइड में बैक साइड में आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसको आप टॉप व्यू देखो तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, इन द फीसर प्रोजेक्शन में कैसे दिखेगा? CH3 इधर हो गया, CH3 इधर, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब ये जो पॉइंट है, राइट, अभी हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। तो इन दैट सिनारियो अगर ये तीनों एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, ध्यान है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके तरफ पॉइंट आउट करने वाला लाइन है। ये बेसिकली आपके तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एट द सेम टाइम हम लोग ये बोल सकते हैं द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, द मॉलिक्यूल पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये गलत हो जाता है, बिकॉज मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। द कंपाउंड पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी गलत हो जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगा। द कंपाउंड पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, राइट, इस प्लेन में इसको रोटेट करा दिया जाए 180 से, तो ये वाला CH3 ऊपर चला जाएगा, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से हो जाएगा। तो कंपाउंड है द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है, चाहे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, दोनों मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। तो इस केस में अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और मॉलिक्यूल पोजेस द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस दैट A and D ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तीन चीजें हम लोग चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये तीन एलिमेंट एब्सेंट है तो इन दैट सिनेरियो वी कैन कंसीडर दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन के लिए। 32 भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। पूछा गया है कि द आइसोमेरिज इज एक्सिबिटेड बाई, किस केस में हम लोग, सॉरी, टॉटोमेरिज कैन बी एक्सिबिटेड बाई, किस केस में हम लोग टॉटोमेरिज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है, 1998 का है, ओल्ड प्रॉब्लम है, बट यहाँ से आपको सिंपल सा आइडिया मिलना चाहिए कि किस केस में हम लोग ये टॉटोमेरिज देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा होगा लेक्चर के दौरान कि A, B, C, यहाँ पे एक जो है एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस केस में हम लोग पॉसिबिलिटी देख सकते हैं ये सिस्टम फुलफिल कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे जो हम लोग इससे इनॉल फॉर्म में इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट ओनली, दिस कैन शो टॉटोमेरिज। बी की बात करें तो बी के केस में आप देखिए, तो क्या इसके अगर मैं कंसीडर करूं, क्या ऐसा कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना भी जरूरी है। ये जो हाइड्रोजन है sp2 है, तो इस केस में चूंकि ये sp2 है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इनोलाइजेशन में, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन नॉट ऑब्जर्व द टॉटोमेरिज। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें तो सी के केस में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दिस इज द डबल बॉन्ड। यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे है, CO के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो दिस इज गोइंग टू शो टॉटोमरीज, सी इज करेक्ट। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या है, जो है अगर आप देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पे भी हम लोग टॉटोमरीज देख सकते हैं। तो A, C, D दिस 3 ऑप्शन इज देयर वेयर वी कैन ऑब्जर्व द टॉटोमरीज। ठीक है, 32 हो गया। 33 की बात करें तो 33 के केस में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज। शायद इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा जाता है 2-ब्यूटीन, ठीक है, 2-ब्यूटीन के अंदर आप जो है सिस ट्रांस दिखा सकते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 33 के केस में जो है सही है, 2-ब्यूटीन सही है। प्रोपीन देख लो आप, प्रोपीन के केस में हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं, प्रोपीन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज। सिमिलरली 1-फिनाइल प्रोपीन, 1-फिनाइल प्रोपीन, ये हो गया 1-फिनाइल प्रोपीन, बिल्कुल यहाँ पे देखा जा सकता है 1-फिनाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, ठीक है, 2-मिथाइल, तो अगर मैं कंसीडर करूँ इसको 2-मिथाइल, ये हो गया 1 2 3 4 2-मिथाइल। यहाँ पे चूंकि ये ग्रुप CH3 होगा, ये भी ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है, तो अगर सेम ग्रुप है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज क्या नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन जाएगा हमारा A और C है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असिमेट्रिक कार्बन एटम। देखना है कि कौन सा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो वन सेकेंड, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है, बट देखते चलते हैं। 34 के केस में हम लोग को असिमेट्रिक कार्बन देखना है। क्लोरीन हाइड्रोजन ये नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन सेम हो गया। ब्रोमीन हाइड्रोजन ये सेम हो गया, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। बी की केस को आप कंसीडर करो, बी में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन तीनों ग्रुप सेम हो गए। कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि आप देखोगे क्या कि ये भी सेम हो गया, ये भी ग्रुप सेम हो गया, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट ऑब्जर्व जो है असिमेट्रिक कार्बन हियर ही आल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट केस आप देखो सी में, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन देन कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ड्यूटीरियम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कायरल नहीं है, ये तो कायरल नहीं है, या बोलूँ असिमेट्रिक कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, बट यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन, एक असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो दिस कैन बी ऑरेंज। नेक्स्ट आप देख लीजिए डी का केस। तो डी में क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्लियरली दिस इज नॉट अ असिमेट्रिक कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे H CH3OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे एक असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट, हम लोग को बस देखना है कि दैट शुड कंटेन असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका C and D। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ 35 भी सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम है जो अभी हम लोगों ने किया है कि कीटो इन ऑल टॉटोमरीज कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि आपको देखना क्या है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ उसका sp3 होना जरूरी है। तो ये केस आप कंसीडर करो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इज देयर एनी अल्फा हाइड्रोजन? नो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। बी का केस देखिए आप, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी के केस में हम लोग टॉटोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि कीटोइनॉल टॉटोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन सी में, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो इस केस में भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डी की बात करिए तो डी के केस में देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। तो ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है जो कि कंटेन करता है अल्फा हाइड्रोजन और साथ साथ में sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे भी हम लोग टॉटोमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियरली फॉर 35 आंसर विल बी बी एंड डी, ठीक है। 36 आप देखिए, 36 के केस में पूछा गया है ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो जो है अगर N-ब्यूटेन आप लो 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इस केस में क्या होगा, आप क्लोरीनेशन यहाँ पे करा सकते हो और ये क्लोरीनेशन यहाँ पे करा सकते हो। ध्यान रहे कि जब यहाँ पे क्लोरीनेशन कराओगे तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा,
ठीक है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट इस केस में आएंगे। कायरल कंपाउंड को भी कंसीडर करना है, 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट बी देखो आप, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,4 1 2 3 4 2,4 डाइमिथाइल। तो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो, इस केस में भी 3 मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप देखो बेंजीन, तो बेंजीन में तो होगा ही नहीं, बेंजीन पे आप मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अगर कंसीडर करते भी हो तो एक ही बन के आएगा, एक में कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें, ये रहा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो या तो हम लोग यहाँ पे करा सकते हैं या यहाँ पे करा सकते हैं, इस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो है इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 के केस में, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये जो प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। अब इस केस में पूछा गया कि फॉर गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। तो अगर इसको कंसीडर किया जाए, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को, थोड़ा ये रिसेंट प्रॉब्लम है और थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है अगर एक आप देखो तो। केवल ये जो लाइन दिया हुआ है यानी कि इसके लॉन्ग ओरिएंटेशन फिक्स रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इस कायरल सेंटर के लॉन्ग भी ओरिएंटेशन फिक्स है। ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर दो या नहीं ड्रॉ करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे OH, सिमिलरली आप देखो ये यहाँ पे इस कायरल सेंटर के लॉन्ग ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग फिक्स नहीं है, और यहाँ पे इसके लॉन्ग फिक्स नहीं। ठीक है। यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जिगजैग मैनर में बनाया ताकि ओरिएंटेशन दिखाया जा सके, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन फिक्स है। तो कौन कौन से कायरल सेंटर यहाँ पे माना जा सकता है, या स्टीरियो सेंटर अगर कंसीडर किया जाए तो कौन कौन से होंगे, ये थोड़ा देखें। ये तो ये हो सकता है, ठीक है, ये इसके लॉन्ग हो सकता है डबल बॉन्ड के लॉन्ग, और सिमिलरली इसके लॉन्ग हो सकता है। तो 3 स्टीरियो सेंटर है। मॉलिक्यूल अगर कंसीडर किया जाए, मॉलिक्यूल हमारा जो है ध्यान रहे कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि देखो, नो डाउट टोटल अगर असिमेट्रिकल होता है तो 2⁴ 8 आइसोमर्स आते हैं। लेकिन क्या होगा कि एक के केस में अगर मान लो आपने जो लिया कॉन्फ़िगरेशन, एक डिट्टो में कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इसको, तो आप देखोगे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है उस केस में। OH अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करूं, ठीक है, इस चीज को आप देखो, डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इस केस में, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि सभी अगर कंसीडर किया गया 2⁴ 8, तो ये मान के चला गया कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। लेकिन चूंकि सिमेट्रिकल होने की वजह से इस केस में आप देखोगे कि करस्पॉन्डिंग ये जो है कायरल जो जनरेट हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो जनरेट हो रहा है, ये सिमेट्रिकल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। इसका जो मिरर इमेज है वो भी काउंट हुआ है, तो 1 माइनस कर दोगे, 8 - 1 7, ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो फॉर गिवन कंपाउंड X द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स इज 7। ठीक है। नाउ 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, तो इस केस में बोला गया कि हम लोग को एसर्शन एंड रीजन का प्रॉब्लम है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर एज पर डायरेक्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट है, मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन दैट मिरर इमेज आर कायरल। ठीक है, ये भी सही है कि अगर मॉलिक्यूल आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मिरर इमेज एक दूसरे के, दैट इज करेक्ट। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव द कायरल सेंटर। ये जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल कायरल है उनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ऐसा हम लोगों ने कई सारे केसेस देखे होंगे, चाहे वो हम लोगों ने स्पायरो कंपाउंड देखा होगा या हम लोगों ने एलिन देखा होगा, उसके अंदर कायरल सेंटर नहीं प्रेजेंट था, ऑल द मॉलिक्यूल कायरल था। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। वी कैन गो विथ ऑप्शन सी। ठीक है, फॉर 38। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 39। बोला गया कि आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज एनांसियोमर्स। ठीक है। तो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको बोले जाता है एनांसियोमर्स।
ठीक है, एनॉन्सियोमर्स 39, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा 40 देखा जाए। अच्छा, सुपर इम्पोजिबल होंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो बेसिकली हम लोग का नॉन मिरर इमेज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायस्ट्यूमर्स। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंसीडर रहता एनॉन्सियोमर्स। 40 का केस आप देखिए, तो 40 के केस में बोला गया है कि 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन हैज द 3 असिमेट्रिक कार्बन। तो देखिए आप पेंटेन, ठीक है, 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन, ठीक है, ये देखा है ऐसे चेन, ठीक है। तो 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन, ठीक है। बोला गया कि इसमें 3 असिमेट्रिक कार्बन है। अगर ध्यान से आप देखो, ये जो है कायरल सेंटर है, असिमेट्रिक कार्बन ये है, ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बिकॉज ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम ही होगा। तो दिस इज नॉट असिमेट्रिक कार्बन। तो 2 ही असिमेट्रिक कार्बन है। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि फॉल्स है या ट्रू, तो क्लियरली दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स। 41 के केस में देखा जाए तो मेटा ब्रोमोबेंजीन इज आइसोमर्स ऑफ मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। दोनों तो सेम ही होंगे ना, बस उनका नेम अलग अलग रख दिया है। मेटा क्लोरो, ठीक है, मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, बोथ आर द सेम। क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ। 42 देखिए आप ध्यान से, तो 42 एक अच्छा सा प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत लोग कोई गलती करा सकता है। तो 42 के केस में क्या है कि ये जो है आइसोमर्स है आपके सामने, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, CH3 ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CO, ठीक है। तो ये सिमिलर टू कैम्फर जो मॉलिक्यूल होता है उससे मिलता जुलता है। तो बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जो है एग्जिस्ट फॉर द, कितने स्टीरियोआइसोमर्स एग्जिस्ट है। तो एक केस आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ना तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ, ये सिमेट्री लेवल नहीं प्रेजेंट है। लेकिन एक जो है गलती हो सकती है कि बोलोगे कि सर इसके अंदर 2 कायरल सेंटर, लेकिन 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल अगर देखो आप तो ये फिक्स्ड, इसको मैं चेंजेस मॉडिफाइड नहीं कर सकता हूँ कि इसके अलावा हम लोग सिस ट्रांस भी ऑब्जर्व कर सके। अगर सिस ट्रांस होता, सिस ट्रांस ऑब्जर्व कर पाते, तब टोटल आइसोमर्स 4 हो जाते, 2 4 हो जाते। लेकिन चूंकि सिस ट्रांस नहीं ऑब्जर्व कर सकते, इस वजह से इसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। बस सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप इसका मिरर इमेज ले सकते हो लाइक दिस, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, और ये मिरर इमेज में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा गया 42 के केस में, वो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात, इतनी समझ में आती है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि इसके अलॉन्ग अगर हम लोग सिस ट्रांस देखना चाहें, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इसका बस हम लोग मिरर इमेज देख पाएंगे, और मिरर इमेज इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड विल बी 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो 43 के केस में पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विद द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि नॉन जीरो जिसका डाइपोल मोमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, देखना आप ध्यान से इसको, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3, ठीक है। इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहो, ले लिया आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका, देखिए, ठीक है, फ्रंट व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे CH3, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रंट कार्बन में क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, ठीक है। बोला क्या गया इस केस में कि टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर, ठीक है। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग कंसीडर करें, स्टेबल कन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कौन कौन सा होगा स्टेबल कन्फॉर्मर, तो ये इसका हो जाएगा, देखिए आप, एक ये फॉर्म हो गया, इसको मैं रोटेट करा दूं अगर इसको, ठीक है, तो CH3, क्लोरीन, ब्रोमीन,
CH3 क्लोरीन, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये भी एक स्टेबल कन्फॉर्मर होगा। उसके अलावा और भी स्टेबल कन्फॉर्मर बनाया जा सकता है, जैसे कि इसको अगर मैं रोटेट करा के इधर कंसीडर करूँ, रोटेट करा के जो है इसको ऐसे ले जाया जाए, थोड़ा देखना आप ध्यान से। CH3 बैक साइड में ऐसे ही रखता हूँ, ब्रोमीन क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ पे क्लोरीन, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो दो ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर है विथ नॉन जीरो डाइपोल में, दो इसके आंसर हो जाएंगे 43 के केस में। ठीक है, 44 देखिए, तो 44 के केस में मेंशन किया गया है, गिव द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द स्टीरियोआइसमर्स एज वेल एज द स्टीरियोआइसमर्स पॉसिबल फॉर कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। तो C5H10 हो गया, ड्यू हम लोग देख सकते हैं 1 है, और बोला गया कि साइक्लिक है तो एक रिंग हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले ये आ जाता है आपका 5 मेंबर रिंग, ठीक है, देन 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, ठीक है। अब 3 मेंबर रिंग में आ गया तो 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, तो 2 मिथाइल के साथ में या तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाए तो सिस कॉन्फ़िगरेशन, या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहे कि सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म देखा जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस केस में जो है हम लोग 2 आइसोमर्स देख सकते हैं, इस केस में 2 आइसोमर्स काउंट होंगे। सिमिलरली आप देखो ये और पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये इथाइल ग्रुप आए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ मिस किया जा रहा है इसमें, आप देख लो, हाँ एक चीज मिस हो रही है, और ये स्ट्रक्चर एक जनरली मिस हो ही जाता है, बट ट्राई करो कि ये गलती ना हो, ये वाला स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 स्ट्रक्चर आर देयर फॉर, मतलब टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द C5H10। ठीक है ना, 45 की बात कर लेते हैं। 45 के केस में जो है न्यू ऑब्जर्व, जो आप निकालते हो न्यू ऑब्जर्व, बेसिकली ये वेटेड एवरेज होता है कि इसका जितने भी कन्फॉर्मर पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल है उसके लिए। तो व्हेन म्यू आई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर एंड एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कन्फॉर्मर, राइट द स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो कि स्टेबल कन्फॉर्मर निकालना है इस कंपाउंड के लिए, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये इसका ये वाला फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका स्टेबल कन्फॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टेबल कन्फॉर्मर हो जाएगा। राइट द स्टेबल कन्फॉर्मर इफ म्यू सोल्यूशन इज इक्वल टू 1D एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NT इज 0.82। इसके दो फॉर्म ही स्टेबल कन्फॉर्मर दो ही होंगे, या तो ये NT फॉर्म होगा या स्टैगर्ड फॉर्म होगा। अच्छा, NT फॉर्म की बात करें तो NT फॉर्म में म्यू इक्वल टू 0 होगा, म्यू NT इक्वल टू 0। म्यू गॉच की बात करें, म्यू गॉच, ठीक है, इस केस में हम लोग को निकालना है, हम लोग को बेसिकली म्यू गॉच ही निकालना है। तो देखो आप जो है सेम फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है कि म्यू NT, ठीक है, म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू म्यू NT इंटू एक्स NT प्लस म्यू गॉच इंटू एक्स गॉच, ये चीज है। तो म्यू NT तो बोला गया कि 0 हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो 0 इंटू सम फ्रैक्शन है, दे हैव मेंशन 0.82, और सिमिलरली ये जो ऑब्जर्व है ये 1। ये म्यू गॉच कितना है, दैट इज म्यू गॉच इज इक्वल टू, वी हैव टू कैलकुलेट द म्यू गॉच ओनली, एंड ये जो वेव जो फ्रैक्शन है ये हमारा है जो है 0.82, इधर हो गया 0.18। ठीक है, म्यू गॉच इज इक्वल टू हाउ मच, 1/0.18, 1/0.1। ये देख सकते हो, ये जो वैल्यू आएगी ये 5.55 के क्लोज आएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। बी में क्या बोला गया कि द मोस्ट स्टेबल मेसो कन्फॉर्मर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, 46 की बात कर लें, बोला गया कि द मोस्ट स्टेबल मेसोफॉर्म। तो मेसोफॉर्म की बात कर लें तो मेसोफॉर्म में क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग रखते हैं Y H H D, ये रहा मेसोफॉर्म। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल अगर मान लो कि YCH3 हो गया, तो Y अगर CH3 हो गया तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो यही होगा इसका, NT फॉर्म।
लेकिन अगर क्या बोला गया कि अगर OH हो गया, OH के केस में क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे OH है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा इसके एंटी फॉर्म से। और इस केस में क्या देखोगे कि एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है गॉस फॉर्म से। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? बिकॉज इस केस में ना तो आपको जो है देखने को मिलेगा इसमें वंडर वाल स्ट्रेन, ना तो टॉर्सन स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आती है कि इसमें एंटी फॉर्म जब Y की वैल्यू YCH3 है और जो है Y जब OH है तो ये जो है हमारा कहलाएगा गॉस फॉर्म। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इस केस में आप देख सकते हो गॉस ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, और हियर द एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस। 47 में पूछा गया है कि ग्लिसरीन कॉन्टेन जो है वंस देखा जाए वो इसमें अगर ग्लिसरीन के स्ट्रक्चर में, तो ये हमारा ग्लिसरीन है CHOH CH2OH। क्या बोला गया है कि ग्लिसरीन के केस में कॉन्टेन वंस सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी, तो कॉन्टेन 1 सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है 47 के केस में। 48 देखिए, तो 48 में बोला गया कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एनांसियोमर एंड डायस्ट्यूमर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना पड़ेगा। तो एक बार स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। स्ट्रक्चर CH3 HOH यहाँ पे हो गया। सिमिलरली जो सेकेंड स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से OH OH CH3 ठीक है। नेक्स्ट देखें तो OH CH3 OH CH3 ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन आप देखो, ये कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट जो है ये थोड़ा मैंने इसको डिफरेंट बनाया OH और H, ठीक है, ये चीज। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनांसियोमर्स। ये बोला जाता है एनांसियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज द एनांसियोमर्स। उसी तरीके से बोला गया कि डायस्टीमर कौन सा होगा? तो देखो, डायस्टीमर होता है वो स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज वाला रिलेशन ना रखे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में डायस्टीमर्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड डायस्टीमर्स होंगे। उसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड आपस में डायस्टीमर्स होंगे। ठीक है, आपस में डायस्टीमर्स होंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपस में डायस्टीमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज जो है। आपको इस केस में ये पूछा गया था कि जो है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एनांसियोमर्स। तो पेयर ऑफ एनांसियोमर्स हो गया आपका फर्स्ट एंड थर्ड, और पेयर ऑफ डायस्टीमर हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, तो इसमें पूछा गया है कि राइट द टॉटमरिक फॉर्म ऑफ फिनॉल। तो यह रहा हमारा फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है और इसी का हम लोग को टॉटमरिक फॉर्म निकालना। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग शिफ्ट करें इस तरीके से हाइड्रोजन, तो इसका टॉटमरिक फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इसका टॉटमरिक फॉर्म हो जाएगा। तो 49 के केस में आप ये सिंपली आप देख सकते हो। 50 के केस में मेंशन किया गया है हम लोग को जो है ड्रॉ करना है राइट द आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने, आईपैक नोमेनक्लेचर इसका लिखना है NCH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये केस है आपके सामने। तो यहाँ पे जो है जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। इस केस में आप देखो क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल, इसको लिखा जाएगा 3 मिथाइल N कामा N। ठीक है, 3 मिथाइल N कामा N डाई मिथाइल N कामा N डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, ऐसे आसान प्रॉब्लम भी पूछे गए और आईपैक नोमेनक्लेचर से और कोई ज़्यादा आ भी नहीं सकता। इसी टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। 51 के केस में आप देखो, तो यहाँ पूछा गया है कि राइट द आईपैक नोमेनक्लेचर। वंस अगेन आपको आईपैक नोमेनक्लेचर ही पूछा हुआ है। ठीक है, देखो आप ये चीज़, किधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हो जाएगा इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 5,6 डाई इथाइल
डाइथाइल 3 मिथाइल डेकेन, ठीक है। 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेकेन। 52 राइट द वंस अगेन आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा ये पेंट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। पेंट 2 इनोइक एसिड। सिमिलरली 53 आप देखिए, तो 53 के केस में बोला गया है कि राइट ऑल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोएथेन विच ऑफ देम विल हैव 0 डाइपोल में, ठीक है। तो यहाँ पे डाइक्लोरोइथेन की बात करें तो क्लोरीन हाइड्रोजन, ये इसका एक फॉर्म हो गया। उसके अलावा क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, ये फॉर्म हो गया। अच्छा, इसका 0 डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू इक्वल टू 0 होगा इस केस में, ठीक है। ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। चलो इथीन बोला है तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये चीज हो गया। सिमिलरली ये हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका क्लोरीन क्लोरीन। तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, जिसमें से इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 होगा इस केस में, ठीक है। 53 हो गया। 54 के केस को देखिए। राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द आइसोमेरिक अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ठीक है। तो ड्यू आप पहले निकाल दो, ड्यू इसका 0 होगा। ड्यू 0 मीन्स आप इस तरीके से कर सकते हो। कार्बन पहले अल्कोहल कंसीडर कर लो, OH ये हो गया, कार्बन 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 OH यहाँ पे हो गया। सिमिलरली कार्बन 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 OH, ठीक है। और क्या है इसमें, तो ईथर की पॉसिबिलिटी, ये तो हो गया कार्बन अल्कोहल का ईथर कैसे हो सकता है। तो ईथर कुछ इस तरीके से जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 जो है इसके आइसोमर्स बन के आएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो है आपका नोमेनक्लेचर और आइसोमरीज से। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। नोमेनक्लेचर के दोनों मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, जो भी आपके जेई मेंस में आए हुए हैं और जेई एडवांस में आए हुए हैं। सिमिलरली हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखेंगे। तो ये सिंपल से ही प्रॉब्लम्स है, इससे आप जो है बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं देखोगे, सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। बट आपको रूल्स याद होने चाहिए आईपीएक नोमेनक्लेचर से। आइसोमरीज के केस में आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए ईजी होते जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो नोमेनक्लेचर पार्ट हो या आइसोमरीज पार्ट हो, ठीक है। तो जो है फिर मिलेंगे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।